हेलो गाइस, मेरा नाम हर्ष है। आज मैं तुम्हारे लेके आया हूँ हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का थर्ड चैप्टर। नाम है एंगल मॉड्यूलेशन। अगर प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और तुम्हारे जो भी फ्रेंड हो, जूनियर सीनियर या तुम्हारे कोई भी हो, उनको भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। ईसी का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, ठीक है, आईटी का हो, सेम ही सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्वेंसी एंगल मॉड्यूलेशन। क्या? एंगल मॉड्यूलेशन। तो एंगल मॉड्यूलेशन टू टाइप के होते हैं। किन टाइप के? पहला होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सेकंड होता है फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। जैसे हमारे को कैरियर सिग्नल दे रखा है AC cos 2 पाई FCT प्लस 5, ठीक है। तो इन दोनों की रेडियन क्या होती है? इन दोनों की यूनिट होती है, क्या होती है? रेडियन होती है, ठीक है। अगर इस पूरे को हम थीटा टी, क्या थीटा टी से रिप्लेस करते हैं तो हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा? AC cos थीटा टी। जो थीटा टी है ये तुम्हारा क्या है? टोटल एंगल है। क्या है? टोटल एंगल है, ठीक है। इसी टोटल एंगल से हम डिफाइन करते हैं कि वो सिग्नल फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है या कि फेज मॉड्यूलेशन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट दे रखा है। क्या दे रखा है? इन एंगल मॉड्यूलेशन, एंगल ऑफ द कैरियर विल बी, किसका? एंगल ऑफ द कैरियर will be very linear in according with message signal। मतलब क्या है? जैसे जैसे हमारा मैसेज सिग्नल वेरी करेगा, वैसे वैसे हमारा क्या? कैरियर सिग्नल का एंगल वेरी करेगा। याद रखना, एंगल मॉड्यूलेशन क्या होता है? जैसे जैसे हमारा मैसेज सिग्नल वेरी करता है, वैसे कैरियर सिग्नल क्या वेरी करता है? एंगल वेरी करता है, ठीक है। समझना है? ठीक। अगला पॉइंट दे रखा है, इफ एंगल if angle modulation occur due to dependence, याद रखना ये, dependence of FC on MT, then is called frequency modulation। क्या? किस पर डिपेंड है? MT पर डिपेंड है। कौन? FC। समझ आ रहा? तो इसे बोल देंगे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है? देखते हैं। इफ एंगल मॉड्यूलेशन अकर ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन थीटा, ये टोटल एंगल है थीटा, ठीक है ना, ऑन MT, देन दिस इज कॉल्ड फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। क्या समझ में आया? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? जो सिर्फ क्या वेरी करे? फ्रिक्वेंसी FC डिपेंड हो किस पर? MT पर, मैसेज सिग्नल पर। और फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है? जो फाई डिपेंड हो किस पर? MT पर, ठीक है। जैसे आगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, अब इतना पढ़ लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या स्टार्ट करते हैं? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है कितना होता है? AC, ऐसे ST लिखते हैं, ठीक है। तो ST इक्वल टू होगा AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रल MT dt। इंटीग्रल का है? इंटीग्रल MT dt, ठीक है। KF क्या होता है? फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी। KF क्या है? फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी, ठीक है ना। ओके। जो इंस्टेंटेनियस फेज होता है, याद रखना, वो क्या होता है? जो पूरा एंगल होता है उसे फेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको ही हम इंस्टेंटेनियस फेज कहते हैं। क्या बोला? इंस्टेंटेनियस फेज कितना होता है देखते हैं। इंस्टेंटेनियस फेज वो कितना होता है? ये पूरा, ठीक है, ये पूरा फाई आई इक्वल टू 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रल MT dt, ठीक है। ये क्या? इंस्टेंटेनियस फेज। अब इंस्टेंटेनियस फेज से इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए कर देते हैं इसको सिंपली डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना। जब इसको सिंपली डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ओमेगा सी इक्वल टू कितना आएगा? 2 पाई FC, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 पाई KF इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ MT बचेगा, ठीक है। ओमेगा सी आया इतना। अगर इससे हम FC निकालेंगे तो FC से कैसे निकालेंगे? इसे 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? FC प्लस KF MT, ठीक है ना, सॉरी KF MT, सुना ना, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी, सॉरी आई, ठीक है। ओके। अब जो ये होता है, देखो
क्या ये हमारा क्या होता है, सिंपली कैरियर सिग्नल होता है, ठीक है। तो कैरियर सिग्नल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, ओमेगा सी होती है। तो अब ओमेगा सी मतलब फ्रिक्वेंसी में कितना चेंज आ रहा है, फ्रिक्वेंसी में चेंज इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी डेविएशन। तो फ्रिक्वेंसी डेविएशन इतना है। ये हमारा क्या इंस्टेंटेनियस फेज है। तो इंस्टेंटेनियस फेज कितना होता है, कैरियर सिग्नल का इतना होता है। मॉड्यूलेशन के बाद चेंज कितना आ रहा है, इतने का। तो इसे बोलते हैं फेज डेविएशन। फेज डेविएशन इतना है और फ्रिक्वेंसी डेविएशन इतना, याद रखना, ठीक है ना। जो फेज डेविएशन होता है उसे डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन होता है उसे डेल्टा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा डेल्टा एफ है वो क्या है, के एफ एम पी। समझ में आ रहा है थोड़ा वो, ठीक। अगर हम एम टी क्या होता है, मैसेज सिग्नल होता है। मैसेज सिग्नल को हम ले लेते हैं एम टी इक्वल टू ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो हम देखते हैं अगर एम टी हमारा ज़ीरो होगा, क्या एम टी अगर हमारा कितना ज़ीरो हो तो इंस्टेंटेनियस फेज एफ आई किसके बराबर हो जाएगा, एफ आई इक्वल होगा एफ सी के, ठीक है, समझ में आया। ओके, अगर हमारा मैसेज सिग्नल एम टी क्या हो, नेगेटिव हो तो जो है इंस्टेंटेनियस फेज एफ आई इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी वो क्या होगी, लेस देन एफ सी होगी, समझ में आया। ओके, अगर एम टी हमारा क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी क्या होती, ग्रेटर देन एफ सी होगी, समझ में आ रहा है। ओके, हमारा फ्रिक्वेंसी डेविएशन कितना आया था, इतना, याद रखना ये क्या हमारा फ्रिक्वेंसी डेविएशन है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी डेविएशन जब हमारा इतना है तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन निकालोगे तो कितना आएगा, क्या है, डेल्टा एफ मैक्स। डेल्टा एफ मैक्स क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब एम टी को इसमें पुट करोगे तो जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी कितनी आएगी, के एफ ए एम, ठीक है। एम टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ए एम के इक्वल होगी। तो मैक्सिमम फेज डेविएशन कितना आएगा, सॉरी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन कितना आएगा, इतना आएगा, समझ में आ रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन इतना है, ठीक है, तो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी, इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी इतनी है तो इसकी जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, एफ मैक्स। एफ मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी प्लस डेल्टा एफ के, और जो एफ मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, एफ सी माइनस डेल्टा एफ। डेल्टा एफ क्या मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डेविएशन है, याद रखना। और डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ एम टी, ऊपर लिखा हुआ कितना लिखा, इतना लिखा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इतनी है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी इतनी है, जो ये रेंज है एफ मैक्स और एफ मिनिमम इसे बोलते हैं टोटल फ्रिक्वेंसी स्विंग, ठीक है। तो हम टोटल फ्रिक्वेंसी स्विंग स्विंग कैसे निकालते हैं, जो एफ मैक्स माइनस एफ मिन, ठीक है। तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, टू डेल्टा एफ आएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आए इससे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये टोटल फ्रिक्वेंसी स्विंग होता है, कितनी होती है, टू डेल्टा एफ होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन है उस पर फिर एम टी की वैल्यू पुट करते हैं, क्या एम टी की वैल्यू पुट करते हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन हमारा कैसा बन जाएगा, देखते हैं इसका, एस एफ एम टी। जो जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रल ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी डी टी, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन जब एम टी से पुट करेंगे। अब इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, ए सी कॉस
2π/f(ct) प्लस इसको इंटीग्रल करोगे तो 2π/kf, am का कांस्टेंट है तो बाहर, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 2π/fmt अपॉन जो अंदर होता है उसको नीचे कर देते हैं तो 2π/fm, ठीक है। ओके, तो ये 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन ये बचेगा, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन से क्या देखते हैं, तो ये चीज़ होती है ये, ठीक है, क्या KF/AM/FM, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होता है, KF/AM/FM, ठीक है। ये क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स, क्या ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और इसको हम फ्रिक्वेंसी डेविएशन ही बोलते हैं। क्या, फ्रिक्वेंसी डेविएशन, फ्रिक्वेंसी डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, समझ लेना। ये हमारा फ्रिक्वेंसी डेविएशन है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ है, ये क्या है, डेल्टा एफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा F/F है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, KF/AM/F है। तो इसको हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या आती है, डेल्टा एफ होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा F/F। याद रखना ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC cos 2π/fct प्लस बीटा साइन 2π/fmt। समझ आ रहा है, ये हमारा क्या हो, जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो FM सिग्नल होता है वो 2 टाइप के होते हैं, कौन से, वो डिपेंड करते हैं बीटा पे, ठीक है। जो FM सिग्नल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कैसे, जब बीटा, क्या बोला, जब बीटा लेस देन इक्वल 1 हो और जब बीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जब लेस देन 1 हो उसे बोलते हैं NBFM, क्या बोलते हैं, NBFM। जब बीटा ग्रेटर देन होता है उसे बोलते हैं WBFM, ठीक है। नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो पहला स्टार्ट करते हैं क्या, नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी NBFM तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होती है कितनी होती है, FM सिग्नल की SFM T इक्वल टू होती है AC cos 2π/fct प्लस बीटा साइन 2π/fmt, ठीक होती है ना, ठीक है। अगर इसमें cos A प्लस cos B का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है फॉर्मूला, AC cos 2π/fct, क्या होता है, cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस साइन A साइन B होता है ना। हाँ, तो cos A cos B मतलब cos ये पूरा बीटा साइन 2π/fmt, ठीक है। cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो AC ये साइन A साइन B, तो AC साइन 2π/fct साइन बीटा साइन 2π/fmt, ठीक है। साइन A साइन B ये हो गया। अब देखते हैं अगर बीटा फॉर किसके लिए, फॉर बीटा इज लेस देन 1, क्यों नैरो बैंड के लिए क्या होता है, बीटा इज लेस देन 1, ठीक है। अगर इस पूरे को थीटा मान लें, क्या मान लें, इस पूरे को थीटा मान लें तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। B लेस देन 1 है, बीटा लेस देन 1 है, और ये भी क्या है, अगर लेस देन 1 ही आए, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू लेस देन 1 और लेस देन 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट 0। तो 0 अगर थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, जो थीटा होगा
वो क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा। ठीक है, जब थीटा स्मॉल होगा तो कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 1 होता है। और जो साइन थीटा होता है वो अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, वो थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पुट करोगे ये पूरा 1 हो जाएगा, ये साइन थीटा किसके, साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। ए सी कॉस 2π/fct इंटू 1 माइनस ए सी साइन 2π/fct इंटू ये बीटा साइन 2π/fmt। समझ आ रहा है। अब इसमें साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो साइन इंटू साइन फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ये तो होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं। ए सी ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि क्या है, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट थीटा इक्वल होता है ना, एग्जैक्ट थीटा नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट थीटा इक्वल होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी कॉस 2π/fct, ठीक है, प्लस ये ए सी बीटा, तो ए सी बीटा अपॉन 2, इसको लगाओगे तो 1/2 आएगा ना एक। तो इसको जब अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, कॉस 2π/fc प्लस एफ एम माइनस कॉस 2π/fc माइनस एफ एम टी, ये भी क्या टी। ठीक है ना, तो जो इस पूरे में ये बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा कैरियर फ्रिक्वेंसी है, ये अपर साइड बन रही है, लोअर साइड बन है। कंपेयर करोगे तो ये एम सिग्नल के जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। ठीक है, तो एम सिग्नल को स्पेक्ट्रम बना देते हैं, उसका स्पेक्ट्रम कैसा बनता था, ऐसा बनता था, दस ना, ए सी पर ए सॉरी एफ सी प्लस एफ एम पर, और एफ सी माइनस एफ एम। ठीक है ना, ये अब क्योंकि उसमें सब पॉजिटिव होता है, लेकिन ये इसमें क्या नेगेटिव है, ये वाला टर्म। जब ये वाला टर्म नेगेटिव है तो ये वाला टर्म कहाँ नीचे को हो जाएगा। ठीक है ना, तो नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो स्पेक्ट्रम बनेगा एफ सी पर जो स्पेक्ट्रम हो क्या होगा, ए सी अपॉन टू, और एफ सी प्लस एफ एम पर जो स्पेक्ट्रम का एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, ए सी बीटा अपॉन 4। ठीक है, बट एफ सी माइनस एफ एम पर जो स्पेक्ट्रम का एम्पलीट्यूड हो क्या होगा, माइनस ए सी बीटा अपॉन 4, क्योंकि इसके लिए क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। आगे इसकी पावर की बात करें, क्या पावर की बात करें तो पावर तो सेम ही होगा। ठीक है ना, तो इसका जो टोटल पावर होगा, उसका जो पी टी टोटल पावर होगा वो क्या होगा, ए सी अपॉन 2 और 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना, ये उसका क्या होगा, टोटल पावर होगी। ठीक है ना, तो नैरो बैंड की और ए एम मॉड्यूलेशन की जो पावर होती है सेम होती है। स्पेक्ट्रम में सिर्फ क्या एफ सी माइनस एफ एम में चेंज आता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं बेसल फंक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते आएंगे बेसल फंक्शन। ठीक है, तो बेसल फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, तो जो बेसल फंक्शन होता है उसे लिख सकते कैसे हैं, जे एन एक्स इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई ए टू द पावर जे एक्स साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा। ठीक है ना, इसे याद रखना, ये क्या है, बेसल फंक्शन है। ठीक है, तो इससे हम प्रॉपर्टी निकालेंगे। तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे हम एन को इंक्रीज़ करेंगे, क्या जैसे जैसे एन को इंक्रीज़ करेंगे तो ये टर्म क्या होगा, बहुत छोटा होता जाएगा। छोटा मतलब क्या, नेगेटिव में चला जाएगा। जब ये नेगेटिव में चला जाएगा तो ई की पावर -1 ई की पावर -2, तो क्या डिक्रीज़ करेगी वैल्यू। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे एन हमारा क्या इंक्रीज़ करेगा, वैसे वैसे हमारा क्या जो जे एन एक्स है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी ये होगी। तो इससे क्या समझ में आता है कि जे नॉट एक्स is greater than j1x is greater than j2x, ऐसे ही डॉट 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 निकलता जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो दूसरी प्रॉपर्टी वो देख लो, j माइनस एन एक्स
इक्वल टू होता है -1 की पावर n जे एन एक्स। क्या बोला मैंने? j-n x क्या होता है? -1 की पावर n जे एन एक्स। इससे हम देख सकते हैं जब क्या n ऑड होगा, क्या जब n क्या होगा, ऑड होगा, मतलब j-n x, तो -1 की पावर 1 3 5 करोगे तो क्या नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो -j-n x के इक्वल होता है। क्या बोला मैंने? जब n इक्वल होगा तो j-n x इक्वल टू होगा j-n x के, और जब n क्या होगा, इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा, तो j-n x इक्वल होगा j-n x के। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी सेकेंड प्रॉपर्टी होगी। और जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। अगर इसको समेसन करते हैं -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट स्क्वायर करके, जैसे कि समेसन ऑफ n इक्वल टू -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट से n स्क्वायर x की वैल्यू। इसकी वैल्यू बहुत बार देखा है, ये तीन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ईएस में बहुत बनते हैं। ठीक है ना, ईएस में छोटे मोटे एग्जाम में भी बहुत बनते हैं। ठीक है, और गेट में इससे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो देख लेना, बहुत अच्छे से याद रख लेना। जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। ये तीन प्रॉपर्टी है इसकी, तो इसको याद रख लेना। ठीक है ना, ओके। अब देखते हैं कि एफ एम सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या है, एफ एम सिग्नल का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एफ एम सिग्नल का एक्सप्रेशन जो हमने पहले पढ़ा था नैरो बैंड के लिए, क्या था, एफ एम टी सॉरी टी इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी, ये पढ़ा था मैंने। ठीक है, और जो उसका वाइड बैंड के लिए हमने अभी जो पढ़ा है, तो उसके लिए क्या होता है देखते हैं, एस एफ एम टी। ठीक है ना, दोनों फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, लेकिन ये नैरो बैंड के लिए, ये कौन सा वाइड बैंड के लिए होता है। क्या होता है, ए सी समेशन ऑफ n इक्वल टू -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जे एन बीटा कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एन एफ एम टी। ठीक है ना, ये किसके लिए होता है, ये हमारा वाइड बैंड के लिए होता है। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करें फोरियर ट्रांसफॉर्म से, किससे, फोरियर ट्रांसफॉर्म से कंफर्म करते हैं, सॉरी कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है, n इक्वल टू -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सी एन ए की पावर जे एन 2 पाई सॉरी f0t। समझ आया? तो ये हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है कौन सा, फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो इसका जो सी एन होता है, ठीक है, कंपेयर करोगे तो सी एन जे बीटा एन इक्वल ही है ना, तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखते हैं, जो इसका सी एन निकालते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में, कैसे निकालते हैं, सी एन इक्वल टू होता है 1/t इंटीग्रल -t/2 एफ टी ई की पावर -j n 2 पाई f0t dt। ये इसके लिए सी एन निकालते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए सी एन ये हुआ, तो इसके लिए सी एन कैसे निकालेंगे, इसके लिए सी एन देख लो। तो इसका सी एन होगा कितना होगा, 1/2 पाई इंटीग्रल -π to π e की पावर j बीटा साइन थीटा माइनस एन थीटा और डी थीटा। ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जे एन बीटा, लिख सकते हैं जे एन बीटा, लिख सकते हैं इसको। समझ में आ रहा, ओके। तो देखो जो नैरो बैंड के लिए है, नैरो बैंड के लिए जो हमारा जो पूरे एफ एम सिग्नल का बोलना ये होता है। ठीक है, और जो वाइड बैंड के लिए एफ एम सिग्नल क्या होता है, ये होता है, बट इसको हम नैरो बैंड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कब यूज होगा, जब बीटा इज़ लेस देन 1 होगा, ये दोनों में यूज कर सकते हैं, बीटा इज़ ग्रेटर देन 1, बीटा इज़ लेस देन 1। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों में यूज होता है, लेकिन अगर नैरो बैंड सॉरी वाइड बैंड के लिए यूज कर बोलें तो हम इसी का यूज करेंगे, बीटा इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक, बीटा 1 ग्रेटर देन और लेस देन की दोनों के लिए कंफर्टेबल होगा, बट ये वाला सिग्नल का बीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए हम ये वाला सिग्नल लेते हैं। समझ आ रहा है, ठीक। अब कुछ जे एन बीटा की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, क्या जे एन बीटा की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, उसका पावर कैसे निकालते हैं, कैसे
तो गाइस हम आगे देखते हैं WWBFM सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम एनालिसिस का देखते हैं, उसका देखते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम एनालिसिस देखते हैं। जो WBFM सिग्नल है जो उसका एक्सप्रेशन है वो ये है। ठीक है, क्या है ये WBFM सिग्नल का एक्सप्रेशन है। इस बार n की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट पुट करोगे तो इसका स्पेक्ट्रम मिलता जाएगा। ठीक है, जब n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, पुट क्या करना है, n यहाँ पर लिखा है और n यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इन दोनों जगह पे ही पुट करना है। n को 0 पुट करोगे तो ये आएगा, n को 1 पुट करोगे तो ये आएगा, n को 2 पुट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब n ऐसे माइनस में है तो n को -1 पुट करोगे तो ये, n को -2 पुट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो इसका जब स्पेक्ट्रम बनाओगे, देखो जब किसी सिग्नल का या मैसेज सिग्नल का मल्टीप्लाई करते हैं या मॉड्यूलेशन करते हैं किसी साथ कैरियर सिग्नल साथ में, तो प्लस एफ सी और माइनस एफ सी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, तो ये सिग्नल है क्या होगा, प्लस एफ सी माइनस एफ सी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं, तो इसको प्लस एफ सी माइनस एफ शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, देखें। तो ये वाला सिग्नल है ये कहाँ बनेगा, एफ सी पर बनेगा। ठीक है, तो एफ सी का जो हमारा स्पेक्ट्रम हो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब जो एफ सी प्लस एफ एम पर जो स्पेक्ट्रम होगा वो ये होगा, एफ सी प्लस 2 FM पर जो स्पेक्ट्रम होगा वो ये होगा। ठीक है ना, वैसे ही एफ सी माइनस एफ एम पर जो स्पेक्ट्रम होगा वो ये होगा, एफ सी -2 FM पे जो स्पेक्ट्रम होगा वो ये होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, AC J0 बीटा अपॉन 2, AC J1 बीटा अपॉन 2, ऐसे AC J2 बीटा अपॉन 2। ठीक है, हमने जीरो के इस साइड वैसे बनाएंगे जैसे इस साइड बना था। अब हम इसको देखेंगे केवल। ठीक है ना, क्योंकि हमको इससे मतलब है, तो इससे तुम देखोगे तो हमको जो ये वाला फिगर था हमने यहाँ पर लगा दिया जीरो के इस साइड वाला। ठीक है ना, ओके। अब हमको एक प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है, J -n बीटा इक्वल टू होता है -1 की पावर n J n बीटा। ये प्रॉपर्टी पड़ी है, जैसे पुट करोगे तो क्या, जो Jn बीटा है, सॉरी J की पावर, फिर J-1 बीटा है, क्या J-1 बीटा है, वो कन्वर्ट हो जाएगा -J1 बीटा में। ठीक है, मतलब ये स्पेक्ट्रम कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, और जो J2 है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी J2 बीटा। ठीक है, J2 बीटा, क्योंकि -1 की पावर n है तो n ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, n इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, जो हमारा ऑड वाला टर्म है वो नीचे चले जाएंगे माइनस के। ठीक है, और हमको क्या पता पड़ रहा है, जो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, J0 बीटा इज ग्रेटर देन J1 बीटा इज ग्रेटर देन J1 बीटा इज ग्रेटर J2 बीटा इज ग्रेटर देन J3 बीटा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इससे जो इस स्पेक्ट्रम से जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो क्या निकला, देखते हैं कि जो हमारी WBFM है उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो इन्फानाइट होती है। ठीक है ना, प्लस इन्फानाइट टू माइनस इन्फानाइट होती है। क्या बोला, जो WBFM सिग्नल है उसकी जो बैंडविड्थ होती है क्या होती है, इन्फानाइट होती है। ठीक है, और इसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ अपर साइड बैंड और इन्फानाइट नंबर ऑफ लोअर साइड बैंड होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे जैसे अपर साइड बैंड आगे बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे j की वैल्यू क्या डिक्रीज होती है। ठीक है, मैंने यहाँ देखा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हाई ऑर्डर के जो सिग्निफिकेंट बैंड होंगे वो क्या होंगे, जीरो होते चले जाएंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे J0 J1 J2 J3, ऐसे J0 J-1 J-2 ऐसे इंक्रीज़ करोगे तो जो हमारे उसकी एम्पलीट्यूड है स्पेक्ट्रम का वो रिड्यूस हो जाएगा और आखिरी में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे हम जो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो WBFM का जो सिग्निफिकेंट बिट है, क्या, जो WBFM का जो सिग्निफिकेंट बैंड है वो क्या होते हैं, लोअर ऑर्डर साइड में। ठीक है ना, जिसको हम एम्पलीट्यूड लेते हैं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जो सिग्निफिकेंट जो बैंडविड्थ है वो क्या है, लोअर ऑर्डर साइड बैंड होते हैं। ठीक है, जो हायर ऑर्डर साइड बैंड होते हैं वो क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये उसका क्या कंक्लूजन है इस स्पेक्ट्रम से। ठीक है,
तो तुमको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं पावर ऑफ WBFM, ठीक है। तो WBFM में पावर क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। तो जो टोटल पावर होती है वो क्या होती है, कैरियर पावर प्लस अपर साइड पावर प्लस लोअर साइड पावर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन्फानाइट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं, तो इसकी बैंडविड्थ भी क्या होती है, इन्फानाइट होती है। तो किसी भी सिग्नल की, मॉड्यूलेशन सिग्नल की जो बैंडविड्थ इन्फानाइट होती है, तो उसमें नंबर ऑफ लोअर साइडमेंट और नंबर ऑफ अपर साइडमेंट कितने होते हैं, इन्फानाइट होते हैं, ठीक है। तो कैरी पावर कितना होता है, कैरी पावर होता है AC² J0 बीटा का होल स्क्वायर अपन 2R, ठीक है। अब वैसे ही निकालेंगे अपर साइड में, लोअर साइड में, फिर सेकेंड अपर साइड में से सेकेंड लोअर साइड में, अपर लोअर साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर J0 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, J1 आ जाएगा, यहाँ पर J-1 आ जाएगा, यहाँ पर J2 आ जाएगा, J-2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बाकी सब सेम लिखना है, ठीक है। ओके, जब ये सारी वैल्यू हाँ यहाँ जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, कैरियर पावर है कितनी, इतनी है, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये सब क्या लिखेंगे, अपर साइड में पावर लिखे हुए हैं, ये सब क्या लिखा हुआ है, लोअर साइड में पावर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन में AC² अपन 2R, क्या AC² अपन 2R अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट Jn बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो इसकी वैल्यू होती है, मैंने प्रॉपर्टी शुरू में पढ़ाई है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। तो जो हमारा आंसर आया कितना आएगा, PT इक्वल टू AC²/2R। ये है क्या, AC², ये कैरियर पावर तो है। तो हम कह सकते हैं कि मोड किसी भी सिग्नल के मॉड्यूलेशन से पहले जो कैरियर पावर होती है वही हमारे मॉड्यूलेशन के बाद की पावर होती है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, लिखा हुआ है, जो नोट लिखा हुआ है, फॉर WBFM द पावर ऑफ कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन सेम एज आफ्टर मॉड्यूलेशन। क्या होती है, जो कैरियर की पावर होती है वो सेम ही होती है, फिर मॉड्यूलेशन पावर क्या होती है, सेम होती है आफ्टर मॉड्यूलेशन और बिफोर मॉड्यूलेशन। समझ में आया, ओके। अब कुछ देखते हैं, चलिए प्रैक्टिकल बैंडविड्थ ऑफ WBFM, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल बैंडविड्थ देखते हैं, किसके हेल्प से, हम देखते हैं बाई कॉर्जन्स रूल के हिसाब से हम जो WBFM की है उसकी प्रैक्टिकल बैंडविड्थ देखते हैं, ठीक है। जो WBFM की जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसे होता है ना, AC पर, FC पर ये, ठीक है, FC प्लस FM, FC प्लस 2FM, FC माइनस FM, FC माइनस 2FM पर हमारी स्पेक्ट्रम मिलेगी, ये मिलेगी, ठीक है। अब इसमें कुछ लिमिटेशन ले लेते हैं, मानो कि जो केस 1 लेते हैं, जो केस 1 है वो कौन सा है, जो इसमें केस 1 है क्या है, WBFM कंसिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड अप टू फर्स्ट ऑर्डर, कहाँ तक, पहले लेके फर्स्ट ऑर्डर तक लेंगे, सेकेंड केस में लेंगे सेकेंड ऑर्डर तक, और थर्ड केस में लेंगे थर्ड ऑर्डर तक, ठीक है। उसको देखते ही जनरलाइज करके देखेंगे कि क्या बनता है हमारे यहाँ से, ठीक है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी इसकी निकालोगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितने, 2FM आएगा, कितना होगा, 2FM आएगा। अब हमको क्या देखना है, WBFM कंसिस्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की जो बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम हुआ ऐसा हुआ। अब इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, ये माइनस ये अपर क्या होती है, बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, मतलब हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये माइनस ये निकालोगे तो बैंडविड्थ कितनी आएगी, 4FM आएगी, मतलब 2 × 2FM, ठीक है। ऐसे ही तीसरी रो लोगे, थर्ड ऑर्डर का लोगे तो हमारे क्या जाएगा, ये स्पेक्ट्रम बनेगा और इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 6FM, मतलब 3 × 2FM, ठीक है। तो इससे हमको क्या देख के लगता है, बाई कोरोजन रूल, ठीक है, क्या कुछ इसकी कुछ देख के लिखा वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कोरोजन WBFM कंसिस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट साइड बैंड एंड अप टू ऑर्डर β+1, कहाँ तक जाते हैं, β+1 वैन बी मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा, यहाँ पर बीटा क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, और ऑर्डर कहाँ तक होता है, β+1 तक होता है, ठीक है ना, ओके। तो जो उसकी बैंडविड्थ होती है
इन सब से निकाल के जो जनरल फॉर्म होता है बैंडविड्थ का वो ये होता है, ठीक है। तुमको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ याद रखना है कि बैंडविड्थ होती कितनी होती है 2FM इंटू बीटा प्लस वन। कितनी होती है 2FM इंटू बीटा प्लस वन, यहाँ पर बीटा प्लस वन इंटू 2FM, ठीक है। ऐसे याद कर लो। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। स्टार मार्क कर लो इसमें, ठीक है ना। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये बीटा की वैल्यू होती है, बीटा का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा एफ अपॉन एफ एम होता है ना। बीटा की वैल्यू क्या होती है डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। इसमें पुट करोगे तो ये आएगा, और इसमें एफ एम का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा डेल्टा एफ प्लस एफ एम इंटू टू, क्या 2 इंटू डेल्टा एफ प्लस एफ एम। बैंडविड्थ के तीनों फॉर्मूला याद कर लो। एक तो ये जब बीटा गिवन हो, जब बीटा गिवन नहीं हो तो बैंडविड्थ फॉर्मूला क्या होता है ये होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब बीटा गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला याद करना है, या बीटा गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला याद लगाना है किस पर, बैंडविड्थ निकालने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी ईटा, ठीक है। जो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी ईटा है वो कैसे देखते हैं। जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो ऐसा बनता है, तो मैं पता पड़ेगा बहुत सारे ऊपर दिखा दिए एग्जांपल, ठीक है। लेकिन जो जे नोट जो हमारा WBFM का फिगर होता है वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। जो हमारा बीटा होता है वो यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है, मतलब जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है यहाँ पर इंक्रीज करता है और यहाँ पर भी इंक्रीज करता है, समझ में आ रहा है। तो जो बीटा देखो, तो जे नोट बीटा क्या, जो जे नोट बीटा है वो कहाँ कहाँ जीरो होगा, बीटा की कौन सी वैल्यू पर, क्या बोला बीटा की कौन सी वैल्यू पर जे नोट बीटा कहाँ कहाँ जीरो होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो बीटा की कौन कौन सी जीरो पर 2.4, 5.5, 8.6, 11.8, ये चारों वैल्यू याद कर लो माइंड में, ठीक है ना। इससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट ये वैल्यू पूछी है कि जे नोट बीटा की वैल्यू कहाँ पर जीरो होती है, और तुम क्या दे रखा होगा बीटा की वैल्यू दे रखी होंगी, मतलब बीटा की कौन सी वैल्यू पर जे नोट बीटा जीरो होगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ जीरो तो याद रखना 2.4, 5.6, 8.6 और 11.8, ठीक है, याद कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं जनरेशन ऑफ एफ एम सिग्नल, ठीक है। जनरेशन ऑफ एफ एम सिग्नल दो टाइप के होते हैं, पहला तो होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। और जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसको कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, क्या बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड बोलते हैं। देखो जो डायरेक्ट मेथड है वो तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं आता है, कभी भी नहीं पूछा गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये पूछ दिया गया है, क्या है इसके अंदर से पूछा गया है कि इनडायरेक्ट मेथड से न्यूमेरिकल आए हैं दो, ठीक है। तो जो तो हम इनडायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है उसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस उसका देखेंगे फिगर क्या है। अगर डायरेक्ट मेथड है तो उसका फिगर ये है, ठीक है। जब मैं तुम्हारी मेंस की तैयारी कराऊंगा तब तुम ये फिगर देख डायरेक्ट मेथड पूरा पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो देखो जो डायरेक्ट मेथड फिगर होता है क्या होता है, एक वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर लेते हैं, मैसेज सिग्नल को उसमें पास कराते हैं और हमको एफएम सिग्नल मिल जाता है। ये हमारा क्या डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें स्टार्ट मार्क कर लो, ठीक है। हाँ, तो जो इनडायरेक्ट मेथड है वो देखते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। तो क्या इन दिस मेथड WBFM इज जनरेटेड फ्रॉम NBFM, ठीक है। जो WFM सिग्नल होता है वो जनरेट होता है, किससे जनरेट होता है NBFM, मतलब नैरो बॉन्ड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर से हमको WBFM मिलता है, ठीक है ना। याद रख लेना ये हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड है, कोई डायरेक्ट नहीं है। पहले हम जाएंगे किसी भी सिग्नल मैसेज सिग्नल से, पहले हम जाएंगे NBFM में, NBFM से जाएंगे WBFM में, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो क्या क्या है, पहले मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को NBFM मॉड्यूलेटर में डालोगे तो एक सिग्नल मिलेगा NBFM, ठीक है। तो उसमें क्या फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर का यूज़ करोगे। फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर क्या होता है, स्क्वायर ला डिवाइस मान लो किसी तरह वर्क करता है ये,
स्क्वायर ला डिवाइस का काम करता है, मतलब जैसे कि इसमें क्या करता है, फ्रिक्वेंसी में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, फ्रिक्वेंसी में मल्टीप्लाई, याद लिखा हुआ फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई, मतलब फ्रिक्वेंसी में मल्टीप्लाई होगा, एक का 1 2 3 4 मतलब ऐसे मल्टीप्लाई होगा जितने का ये मल्टीप्लायर होगा, और हम क्या मिल जाए, WBFM सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो सिग्नल होगा उसकी जो बीटा की वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेट <<1 होगी। ठीक है ना, <<1 होगी, मतलब बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 होगी, कितनी होगी, बीटा की वैल्यू यहाँ पर 0.2 मान लो, तो 0.2 है, और यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या है, इज ग्रेटर देन 1, मतलब कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ग्रेटर देन 1 आएगी ना। तो बस मल्टीप्लायर का मतलब यही होता है कि जो NBFM सिग्नल होता है उसको किसमें, WBFM में कन्वर्ट कर देता है, ओनली फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर का यूज करके। ठीक है ना, समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई इज नथिंग बट स्क्वायर डिवाइस। जैसे स्क्वायर डिवाइस होता है, ये हर एक को स्क्वायर और क्यूब में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो मल्टीप्लायर होता है वो सिर्फ फ्रिक्वेंसी में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ओके। तो आगे जो पॉइंट लिखा हुआ क्या है, बैंड पास ऑफ डब्ल्यू, सॉरी, बैंड पास बैंड ऑफ डब्ल्यू, बैंड पास फिल्टर, क्या, पास बैंड ऑफ बैंड पास फिल्टर इज सच दैट अलाउ दी वी स्क्वायर आई, सिर्फ किसको मल्टीप्लाई, किसको कर रहा है, इसको अलाउ कर रहा है दी स्क्वायर ला डिवाइस, और दी स्क्वायर ला डिवाइस मतलब जो स्क्वायर ला डिवाइस है उसमें सिर्फ ये कंपोनेंट पास हो रहा है बाय यूजिंग बैंड पास फिल्टर। समझ में आ रहा, ओके। मतलब क्या है, जो स्क्वायरिंग डिवाइस है वो क्या करता है, किसी भी इनपुट सिग्नल का क्या करते हैं, सिंपल स्क्वायर कर देगा। क्या, तो जो इनपुट सिग्नल होगा वो स्क्वायर कर देगा। इसको हम लिख कह सकते हैं 1 + cos 4 /f1t cos 2a का फॉर्मूला लगा के। ठीक है ना, ओके। मतलब क्या है, स्क्वायर डिवाइस कर रहा है, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा है कितने का, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है किसमें, इनपुट फ्रिक्वेंसी में। यहाँ पर इनपुट फ्रिक्वेंसी कितनी F1 है, और यहाँ की आउटपुट फ्रिक्वेंसी आई है कितनी आई है, F2 F1 आई है। मतलब स्क्वायर डिवाइस कर रहा है, सिंपली 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है, हाँ। तो इस पूरी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर n=2। इसने क्या करके cos थीटा को cos n थीटा में कन्वर्ट कर दिया है, और हमारा सिग्नल सिर्फ बैंड पास फिल्टर से सिर्फ यही सिग्नल पास होगा। समझ में आ रहा है, ओके। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल टून FM, तो नैरो बैंड सिग्नल होता है, क्या होता है, ये तो होता है और AC cos 2πfct प्लस बीटा साइन 2πfmt, और इसमें बीटा क्या है, <<1 है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक। और अगर इसमें लिखा हुआ है, अगर इसको पूरे थीटा मान लें और इसको पास कराते हैं फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर में, ठीक है ना, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, n का मल्टीप्लाई होगा, कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, n बीटा हो जाएगा, पूरा पूरा सिग्नल सेम हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये हमारा कौन सा NBFM सिग्नल है। ठीक है, इसको हम WBFM में कन्वर्ट कराएंगे तो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर से वो पास कराएंगे, तब फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास होगा तो क्या, सिर्फ फ्रिक्वेंसी में मल्टीप्लाई होगा n का, तो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई होगा कितने का, n का, तो कितना हो जाएगा, n बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो n बीटा है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, किसके लिए, फॉर WBFM के लिए। अगर ये 1 नहीं है, क्या, अगर ये 1 नहीं है तो दोबारा से एक फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ पर हमारी कितने 0.2 का है। ठीक है, तो इसे हम पास कराते हैं किससे, n=4 मल्टीप्लायर से, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर से। तो जब हमारा आउटपुट आएगा क्या आएगा, 0.8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 0.8 अगेन क्या है, एक नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर है। ठीक है, तो ये क्या 0.8 का NBFM सिग्नल है, लेकिन ये तो एक से बड़ा तो नहीं है, मतलब 1 से ग्रेटर तो नहीं है 0.8, तो इसको फिर से फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर से है ना पास कराना पड़ेगा, और n=4, कितना हो जाएगा, 8×4 = 32, मतलब 3.2। अब ये क्या हो जाएगा, WBFM सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है, ओके।
जो हमारा अगला पॉइंट है क्या है, इनपुट ऑफ फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई, ठीक है। किसी फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई कर इनपुट अगर एफ सी है, बीटा और एफ एम में क्या कन्वर्ट होगा, आउटपुट सिग्नल। देखें, जो मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी होती है, क्या बोला, जो मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी होती है उससे फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर में पास करवाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो एफ एम होगा वही एफ एम ही रहेगा, बट एफ सी और बीटा में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो बोला मैसेज फ्रिक्वेंसी में मल्टीप्लाई नहीं होता है, कैरियर फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई होता है और बीटा में मल्टीप्लाई होता है। समझ आ रहा है? ओके। मतलब क्या है, अगर हमारा डेल्टा एफ, मतलब डेल्टा एफ इक्वल टू क्या होता है, बीटा एफ एम होता है, ठीक है। अगर इसको हमने पास करा दे किससे, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर से, तो ये इंक्रीज़ होगा एन से, तो ये भी इंक्रीज़ होगा एन से, लेकिन एफ एम कॉन्स्टेंट रहेगा और जो बीटा है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। समझ आ रहा है? लिखा हुआ है वैन इंक्रीज बीटा इंक्रीज बाई एन मीन्स डेल्टा एफ इंक्रीज बाई एन। जब बीटा इंक्रीज करेगा एन से तो डेल्टा एफ भी इंक्रीज करेगा किससे, एन से। समझ आ रहा है? ओके। तो जो डेल्टा एफ है वो हो जाएगा एन डेल्टा एफ, क्या हो जाएगा, एन डेल्टा एफ। समझ आ रहा है? और तुम्हारी तो हमें स्टार्ट करते हैं एफ एम सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। क्या एफ एम सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। दो टाइप का होता है, तो होता है फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर और सेकेंड होता है फेज डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर, ठीक है। तो इन दोनों को देखेंगे। जो पहला है फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड, उसमें दो मेथड है, कौन कौन से हैं, एक तो स्लोप डिटेक्टर, दूसरा है बैलेंस स्लोप डिटेक्टर, ठीक है। या फिर स्लोप डिटेक्टर से यूज कर सकते हैं या फिर बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का यूज करके हम एफ एम सिग्नल को डिटेक्ट या डिमोडुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारा फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड है वो उसके तीन टाइप हैं, कौन सा होता है, फॉस्टे स्लोप डिटेक्टर, सेकेंड होता है रेशियो मेथड और जो थर्ड है PLL मेथड, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ईएस के सब्जेक्टों में और ऑब्जेक्टों में, और इसके क्वेश्चन गेट में भी बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो इनको अच्छे ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। जो देखते हैं, जो पहला है स्लोप डिटेक्टर मेथड, ठीक है ना। पहले ये देखते हैं, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। जो स्लोप डिटेक्टर है उसका जो फिगर होता है क्या, एक एफएम सिग्नल, क्या एक एफएम सिग्नल को हम डालते हैं किसमें, ट्यून एम्पलीफायर में। वो ट्यून एम्पलीफायर एफएम सिग्नल को एक एएम सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, एक एएम सिग्नल आएगा, एएम सिग्नल को भेजेगा हम एम्पलीट डिटेक्टर में, तो हमको क्या मैसेज सिग्नल फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या दिया, एक एफएम सिग्नल दिया, उसको हमने पास कराया किसमें, एक ट्यून सर्किट में, तो हमको एक एएम सिग्नल मिल गया। अब इस एएम सिग्नल को हम पास कराएंगे एनवलप डिटेक्टर में। ये किसका फिगर है, एनवलप डिटेक्टर का फिगर है, याद रखना, ठीक है ना। तो हमको क्या, एक मैसेज सिग्नल फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। फिगर समझ में आ गए होंगे दोनों, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। जो आगे क्या है, जो उसका मैसेज सिग्नल है, ठीक है ना, जो उसका एम्पलीट्यूड है मैसेज सिग्नल का वो डिक्रीज करता है एज 6 टाइम। मतलब अगर मैसेज सिग्नल का अभी एम्पलीट्यूड कितना है, 6 वोल्ट है, तो डिटेक्शन के बाद उसका एम्पलीट्यूड कितना बचेगा, सिर्फ 1 वोल्ट बचेगा। मतलब क्या है, ये इसका जो एम्पलीट्यूड है क्या 6 टाइम रिड्यूस होता है, ठीक है। एज वेल एज उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी क्या 6 टाइम कम होती है। मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी कितनी होगी, 1200 है, और जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी वो कितनी है, 200 है। मतलब जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, 1200 है, अप्रॉक्सीमेट है। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो हमारी फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी और हमारी कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर कुछ दूरी दूरी पर है ना, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या है, बहुत कम है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी होती है लीनियरली का डिक्रीज कर रही है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ये है क्या है, ये ट्यून एम्पलीफायर का करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये हमको क्या एफ आर है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ पर क्या देता है, मैक्सिमम गेट देता है, यहाँ पर
एफ आर पर हमको मैक्सिमम गेन प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो 1200 है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा नहीं है, साफ साफ शायद नहीं लिखा है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर ये 1200 है, इस पर एम्पलीट्यूड कितना 0.6 मान लो, कितना ये कितना है 0.6 है, ठीक है। तो 200 पर जो एम्पलीट्यूड होगा कितना होगा 0.1, क्या 6 टाइम कम होता है एम्पलीट्यूड, समझ आ रहा है। यहाँ 0.6 है और यहाँ पर 0.1 है, समझ आ रहा है, ठीक। और जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है वो हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो यहीं पर ख़त्म होता है। ट्यून फ्रिक्वेंसी इतना याद पढ़ना है, इससे याद तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ठीक है। कौन सा है PLL मेथड, PLL मेथड है। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वही तुम्हारे जो पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जैसे छुरी छुरी पॉइंट आते हैं, कुछ नहीं आता इससे, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत कम बनते हैं और बनते ही नहीं है, ठीक है ना। तो सेट करते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो जो PLL मेथड है उसका जो ब्लॉक डायग्राम क्या है, हम किसी FM सिग्नल को पास कराते हैं मल्टीप्लायर से, किसमें मल्टीप्लायर में FM सिग्नल को पास कराते हैं। जो उसका आउटपुट होता है वो कहाँ जाता है, लो पास फिल्टर में जाता है, ठीक है। और यहाँ से हमको मैसेज सिग्नल मिल जाता है। बट जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो वेरी करती है वोल्टेज के साथ में, ठीक है ना। तो हम इसको एक क्या कनेक्ट कर देते हैं VCO, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर को कनेक्ट करते हैं किसका, विथ नेगेटिव फीडबैक, क्या कनेक्ट इन नेगेटिव फीडबैक, हम नेगेटिव फीडबैक से कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या करता है, हमको वोल्टेज कंट्रोल करता है, ठीक है ना। 2 वोल्ट 5 वोल्ट को किससे कंट्रोल करेगा, ऑक्सीलेटर, उसकी जो फ्रिक्वेंसी से कंट्रोल होगा, फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा होगी, ठीक है, उसको सिंक्रोनाइज करेगा, ठीक है। तो ये सब नोट लिखा हुआ, क्या नोट लिखा हुआ देखते हैं। जैसे पहला नोट है क्या, दी फ्रिक्वेंसी ऑफ एफ एम सिग्नल चेंज कंटिन्यूसली, ठीक है ना। जो फ्रिक्वेंसी होती है एफ सिग्नल की वो क्या कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग मोस्टली फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है। वोल्टेज वेरिएशन सो दी मेंटेन फ्रिक्वेंसी, उस फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन एल हम क्या लोकल ऑक्सीलेटर ऑफ सिंक्रोनाइज डिटेक्टर इज रिप्लेस, जो लोकल ऑक्सीलेटर या सिंक्रोनाइज डिटेक्टर होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं बाई VCO, वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर से, ठीक है ना। जो अगला पॉइंट है, फॉर द VCO द मैसेज सिग्नल इज टेकन एज इनपुट, सो द VCO आउटपुट फ्रिक्वेंसी चेंज कंटिन्यूसली, जो उसकी VCO की आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो कंटिन्यूसली क्या चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। जैसे जैसे हमको मैसेज सिग्नल फाइंड आउट होता रहेगा उसके हिसाब से हमको VCO क्या चेंज, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी चेंज होती रहेगी, तो उसका जो वोल्टेज होगा वो भी चेंज होता रहेगा यार, वेरी करता रहेगा, ठीक है ना, विथ फ्रिक्वेंसी। जो उसकी अगर उसका जो वोल्टेज चेंज होता रहेगा वो क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन करता है, कैन वी अचीव, जो को मैसेज में फाइंड आउट हुआ उसको वोल्टेज को कम ज़्यादा करता रहेगा, किसके लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, मेरी जो PLL का जो डेरिवेशन है उसको मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि उसको वो तुम्हारे किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसको स्किप कर दिया, ES की मेंस में आ सकता था लेकिन अभी आया तो नहीं अभी बार, ठीक है, आया तो मैं बता दूंगा, अब मेंस की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो अभी उसको मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो देखते हैं, ठीक है, PLL क्या होता है, उसमें क्या होती है, जो लॉक रेंज होती है वो ग्रेटर देन होती है किसके, कैप्चर रेंज से। याद रखना ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि लॉक रेंज और कैप्चर रेंज में क्या रिलेशन होता है इन PLL, ठीक है ना। तो क्या होता है, लॉक रेंज इज ग्रेटर देन और इक्वल कैप्चर रेंज, ठीक है। कुछ पॉइंट है ये ES के पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना एग्जाम में। क्या जो पहला पॉइंट है क्या है, फॉर PLL नेगेटिव जो फीडबैक होता है PLL में जिसका VCO का, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉक मोड, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो, लॉक मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। जो उसका लो पास फिल्टर होता है, लो पास फिल्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चर मोड, जो उसका सॉरी जो उसका लो पास फिल्टर होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कैप्चर मोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो सॉरी कुछ हो गया, हाँ। और जो थर्ड पॉइंट है क्या, फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस, जो उसकी फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है किस पे, VCO के द्वारा, बाई VCO करस्पॉन्ड्स टू लॉक मोड ऑफ PLL, ठीक है। जो PLL की जो लॉक मोड होता है उसके करस्पॉन्डिंग हमको VCO क्या देता है, हमको फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है,
ठीक है ना। ये तीनों पॉइंट रख लेना, ES के आ सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है ना। ओके, तो हमारा ये यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे हम, फेज मॉड्यूलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना।